वैक्सीनेशन जिसे भारत की संजीवनी कहा जा रहा है, वैक्सीनेशन जिसमें कहा यह जा रहा है कि कोरोना के खिलाफ एक शील्डिंग भारत को मिल गई है। कोवैक्सीन और कोविशील्ड के बाद जो और भी 7 वैक्सीन हैं, इनके बारे में इंडिया न्यूज आपको लगातार खबरें देता रहा है। वैक्सीनेशन को लेकर के अलग अलग राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री मेरे साथ में जुड़ते रहेंगे और आज हम कर रहे हैं एक वैक्सीनेशन की वीकेंड कॉन्क्लेव, जिसमें आपसे थोड़ी देर के बाद टीएस सिंहदेव जो छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री हैं मेरे साथ में जुड़ेंगे। टीएस सिंहदेव जी मेरे साथ में जुड़ गए हैं। छत्तीसगढ़ को लेकर के बात होगी, कांग्रेस की सियासत को लेकर बात होगी, किसानों को लेकर के बातचीत करेंगे और हां, किसान के अलावा कांग्रेस का जो फ्यूचर है, कहा यह जा रहा है कि आगे कांग्रेस का एक बड़ा अधिवेशन होने वाला है फरवरी में। इस अधिवेशन में क्या खास होगा, इसे भी लेकर के हम बातचीत करेंगे। टीएस सिंहदेव जी, इंडिया न्यूज को बेशकीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। मेरा पहला सवाल, छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन की शुरुआत को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? कितना सफल वैक्सीनेशन रहा है? आगे के लिए क्या तैयारियां हैं? संतोषजनक था। 9,135 लोगों को चिन्हांकित किया गया था 97 सेंटर्स में और 5,592 लोग उपस्थित हुए, जो 61.2% है। तो और अच्छा प्रतिशत भी हो सकता था। स्वाभाविक है कि जितना और अच्छा हम चाह रहे थे या उम्मीद कर रहे थे, उतने लोग नहीं उपस्थित हुए, लेकिन फिर भी ठीक था। दूरस्थ जो हमारे जिले हैं, नक्सल प्रभावित जिला जिनको कहा जाता है, सर्वाधिक प्रतिशत वैक्सीनेशन सुकमा में ही हुआ, 87%, जो छत्तीसगढ़ के दक्षिणी छोर में है। और ठीक विपरीत छत्तीसगढ़ के उत्तरी छोर में बलरामपुर जिले में, यहाँ 250 लोगों में 89 लोग ही उपस्थित हो पाए, यानी यहाँ प्रतिशत 36% रहा, जो अच्छा नहीं था। तो इसको ही हमको देखना पड़ेगा कि क्यों नहीं आ सके, खबर नहीं लगी उनको, मैसेज ठीक से नहीं जा सका, क्या कारण था। और अब कल अगला ड्राइव रहेगा वैक्सीनेशन का। ठीक है, वैक्सीनेशन के अगले ड्राइव के लिए हालांकि छत्तीसगढ़ तैयार है, लेकिन चंद दिनों पहले आपने एक बात बोली थी कि कोवैक्सीन को लेकर के जल्दबाजी की गई है। हां, कोविशील्ड पूरी तरह से ठीक है, ऑथेंटिक है, लेकिन कोवैक्सीन चूंकि 3rd फेज के ट्रायल में आगे नहीं अभी तक बढ़ी है, तो इसे लेकर के कुछ एप्रीहेंशन, कुछ रिजर्वेशंस रहे हैं। लेकिन जब वैक्सीन अब रोल आउट हो गई है, वैक्सीनेशन की देश में शुरुआत हो गई है, तो कोई शक शुबा तो नहीं है टीएस सिंहदेव जी? इसमें ये समय नहीं है उसके बारे में अब और कुछ कहने का। मेरा उस समय भी वैक्सीन या साइंटिस्ट के दृष्टिकोण के या उसकी कारगरता के लिए कुछ नहीं कहना था। मेरा यही कहना था कि प्रक्रिया को तोड़ना नहीं चाहिए था। जो हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे प्रोटोकॉल अपनाया है कि फेज 1 टेस्टिंग होगी, फिर फेज 2 टेस्टिंग होगी, फेज 3 टेस्टिंग होगी कंप्लीट, उसके डाटा आएगा और डाटा आने के बाद में उसका परीक्षण किया जाएगा और फिर अनुमति दी जाएगी। अगर हम बीच में प्रक्रिया को तोड़ेंगे तो ये एक प्रेसिडेंट बन सकता है और कंपनियां भी और लोग भी कह सकते हैं कि ऐसे ही इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिल रहा है, बहुत जल्दी वैक्सीन को तैयार किया गया है, 5 साल 10 साल 15 साल वैक्सीनों को बनने में लगते हैं, परीक्षण करके मंजूरी मिलने में लगते हैं, जिसको हमने 5 से 10 महीने में ही किया है। इसलिए और उसको जल्दीबाजी करना बिना पूरी प्रक्रिया अपनाए, ये उचित नहीं है। आपको क्या लगता है? बाकी जल्दबाजी के पीछे अगर आप ये कह रहे हैं कि प्रक्रिया तोड़ने की कोशिश की गई है, वो फॉर्म भरवा के हो रहा है। अभी कोवैक्सीन लगाने के समय फॉर्म भरवाया जा रहा है और फॉर्म भरवा के कर रहे हैं। ये थोड़ा सा रुक के करना चाहिए था, परमिशन पूरी देनी चाहिए थी, वरना कहीं ना कहीं मन में ये बात आती है कि भाई हमसे तो दस्तखत करवा रहे हैं। यानी अभी भी आपको ये शक है कि कोवैक्सीन को लेकर के प्रक्रिया में जल्दबाजी की गई है। जल्दबाजी के पीछे की नीयत क्या रही है? अगर आप कुछ कहना चाहें, कुछ बताना चाहें, आपका ओपिनियन क्या है? ये जल्दबाजी क्यों की गई, आपको क्या लगता है? कुछ समय बाद बात हो तो उसमें ये अपनी बात में रखो। अभी जब वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है तो इसमें और कंफ्यूजन की बात अब नहीं होनी चाहिए। ये लागू होना चालू हो गया है, लोग अपने स्वेच्छा से, अपने विवेक से सामने आ रहे हैं और उसको लगवा रहे हैं, कोवैक्सीन लगवा रहे हैं, तो फॉर्म भी भर रहे हैं, अपनी सहमति दे रहे हैं। और दूसरी सच्चाई कि ये तो हर वैज्ञानिक दुनिया का, देश का कह रहा है कि कितनी कारगर ये वैक्सीन होंगी, ये समय ही बताएगा। तो इसमें नुकसान कोई नहीं है, 100% सब कोई कह रहे हैं कि बिल्कुल नुकसान नहीं है, थोड़े बहुत साइड इफेक्ट
हो सकते हैं, ये बहुत अच्छी नॉमिनल बात है माइनर जो टी.एस. होते हैं, सिंहदेव जी, ये बहुत अच्छी और बात है उसके कि अलावा सकारात्मक फायदा तरीके ही से, होगा, नुकसान नहीं होगा। हाँ, सकारात्मक तरीके से आप ये कह रहे हैं कि अभी ये वक्त नहीं है कि कोई शक शुबह किया जाए, अभी ये वक्त नहीं है कि प्रक्रिया को लेकर के सवाल उठाया जाए या ट्रायल प्रोसेस को लेकर के सवाल उठाया जाए। लेकिन हाँ, वैक्सीनेशन जैसे ही शुरू हुआ वैसे ही वैक्सीन को लेकर के सियासत भी शुरू हो गई। आनंदपुर साहिब के सांसद हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री नाम मनीष तिवारी, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता, उन्होंने यह कह दिया कि जो सरकारी लोग हैं ये वैक्सीनेशन क्यों नहीं करा रहे, जबकि अमेरिका में जो बाइडेन ने कराया है, कमला हैरिस ने कराया है, ब्रिटेन में बोरिस जॉनसन ने कराया है, क्वीन एलिजाबेथ ने कराया है, लेकिन भारत में किसी भी सरकारी कोई किसी मंत्री ने या कोई और सरकार से जुड़ी हुई कोई शख्सियत उसने वैक्सीनेशन नहीं कराया। ये बात, ये मत से मनीष तिवारी का है या पूरी कांग्रेस का है? ये चर्चा का विषय सभी जगह है, सभी लोगों के बीच में है। उदाहरण के लिए मैंने भी अपना नाम प्रस्तावित किया था कि पहला वैक्सीन या शुरू में वैक्सीन मैं लगवाना चाहूंगा। हाँ। कि ये लगा रहे हैं तो ऐसा रिस्क नहीं होगा, हम ही को बोल रहे हैं लगाने के लिए, हाँ। और खुद इन लोग नहीं लगा रहे हैं। जी। एक पहलू ये है, हाँ। आप लगाते हो तो वीआईपी कल्चर की बात मत आए। हाँ। ये देखिए बड़े बड़े नेता हैं, पर पहुंच के लोग हैं, इन लोगों ने तो लगा लिया और हमको पीछे रख दिया। तो ये दोनों के बीच में जो नीति निर्धारण करता है, उन लोगों ने अगर ये निर्णय लिया कि हम किसी विवेकपूर्ण और वैज्ञानिक आधार पे टीकाकरण की बात को करेंगे, हाँ। कोई प्रतिनिधि है या कोई बड़े पद पे है या कोई जिम्मेदारी के स्थान पे है, किसी की पहुंच है, वो भागदौड़ मत मचे कि एक वीआईपी कल्चर बतौर पहुंच के लोग पहले लगा लें और आम आदमी को बात ना आए। तो इसी सहमति से ये प्रोटोकॉल अपनाया गया है। लेकिन आपको लगता है कि संजीवनी पर सियासत होनी चाहिए इस वक्त में? अगर मनीष तिवारी ने यह बात कह दी, वैक्सीन कोई भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीएसपी या किसी पार्टी विशेष की तो होती नहीं है, ये तो संजीवनी है, ये तो राजनीति से अलग होनी चाहिए, राजनीति से इतर होनी चाहिए। एक साल तक कोरोना के खिलाफ कितनी बड़ी लड़ाई भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने लड़ी है, और जब कोई शुभ मंगल टीका लग रहा है तो ऐसे में संजीवनी पर सियासत लाजमी है। ये ठीक है, तर्कसंगत है? मेरे सीनियर हैं, बहुत सीनियर है मेरे से, मेरा उनकी किसी भी टिप्पणी पे या किसी भी सीनियर की टिप्पणी पे कुछ कहना उचित नहीं है। हाँ। और कई बार हर दल के लोग कहीं ना कहीं कोई ना कोई राजनीतिक कमेंट कर जाते हैं, और यही कारण है कि कुछ भी होता है, क्रिकेट होता है तो इसमें कोई कमेंट आ जाते हैं, कोई दूसरी घटना होती है तो आ जाते हैं। हाँ। हर घटना में राजनीतिक लोग अगर सभी दल के कोई ना कोई कमेंट ऐसा कर देते हैं, तो किसी ने एक कहा तो प्रतिक्रिया में किसी ने दूसरा कहा, ये हो जाता है। जी। बचा जा सके, सभी अगर इससे बचे तो बेहतर होता है। ठीक है, ठीक है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि दबी जबान में एक बात ये भी कही जा रही है कि वैक्सीन को लेकर के कांग्रेस को ये लगने लगा है कि सारा क्रेडिट तो भारतीय जनता पार्टी के पास में चला जाएगा और इसी वजह से सियासत कर लेना ठीक है। हालांकि मैं अब आपके साथ अपनी बातचीत को थोड़ा सा और भी कुछ इश्यूज की तरफ लेकर के जाना चाहूंगा। टी.एस. सिंहदेव जी, देश आपसे एक और सवाल भी करना चाहता है, चूंकि आप बड़े इमोशनल इंसान हैं और भावनात्मक लगाव अपनी जनता के साथ में भी आप रखते हैं, जमीन पर रह करके काम करते हैं, और छत्तीसगढ़ की जनता बहुत ही इमोशनल तरीके से, भावुक तरीके से आपके साथ में जुड़ी है। अभी चंद दिनों पहले आप सरगुजा में थे, आपने ये कहा कि एक मन्नत अगर मेरी मान ली गई तो फिर मैं 101 बकरों का दान करूंगा। ये मन्नत कौन सी है? मन्नत का मतलब क्या है? जी, मन्नत के बारे में मुझे वही कहा गया कि नहीं, इसके बारे में कहा नहीं जाता है, ये आपके मन में रखते हैं, पूरी हो जाती है तो फिर आप उस क्रिया को पूरा करते हैं, जो भी बात आपने रखी हो। तो ये मन्नत के साथ ही ये चलती है। हम सब, आप भी इस बात को जानते हैं कि मन्नत के बारे में फिर बोला नहीं जाता। लेकिन टी.एस. सिंहदेव जी की जबान पर अगर कोई बात आती है ना, यूं ही नहीं आती। टी.एस. सिंहदेव जी एक ऐसे नेता हैं, एक ऐसे सीजन पॉलिटिशियन हैं, बिना फैक्ट के बात नहीं करते और हमेशा सब्सटेंशियल बात करने में बिलीव करते हैं। अगर 101 बकरे वाली मन्नत मानी है तो कहीं कोई 2.5 साल वाला फॉर्मूले वाली बात तो नहीं है? कहां अंदर खाने ये भी जा रहा है कि 2.5 साल भूपेश सिंह, 2.5 साल बघेल जी और 2.5 साल अगले टी.एस. सिंहदेव जी, ये राज है क्या इसके पीछे? है हर राजनीतिक दल में, चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा हो, अन्य राजनीतिक दल हैं, जो हाईकमांड का स्ट्रक्चर है, जो हाईकमांड है, जो हमारे लीडर्स होते हैं, ये समीक्षा करते रहते हैं और ये निर्णय लेते हैं। और
इस बात पे मैंने नए साल पे एक ये भी लक्ष्य अपने लिए रखा था कि 2.5 जैसी बात पे अब मेरे को कुछ बात नहीं करनी है, मेरे को नो कमेंट ही रखना है इसमें। अगर छत्तीसगढ़ ये चाहे कि टीएस सिंहदेव जी आने वाले वक्त में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, क्या इस पर भी आप नो कमेंट ही रखेंगे? हाँ, नो कमेंट अच्छा रहता है, अनावश्यक विवाद और बढ़ जाते हैं। यानी आप ना नहीं इस बोल रहे प्रकार हैं की होती हैं। टीएस सिंहदेव जी, आप ना नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब? हाँ ना, ये हाई कमांड के ऊपर रहता है, ये हाँ। सारी परिस्थितियां हैं। देखिए, ये किसी से छुपा नहीं है कि 4 लोगों को उस समय बुलाया गया था, तो स्वाभाविक है सबके मन में रहता है कि इनके बारे में विचार हुआ होगा। चरणदास महंत जी थे, ताम्रध्वज साहू जी थे, भूपेश बघेल जी थे, मेरे को भी उस समय बुलाया गया था। हाँ। तो उसी समय से चर्चाएं रहती हैं कि हाँ, हाई कमांड की नजर इन लोगों के ऊपर है, ये संभावित लीडर्स में हो सकते हैं, तो उसी नजर से देखना आपने चाहिए। चूंकि ये कहा कि हाईकमान की नजर इन लोगों पर है, लेकिन दिल्ली में बैठा हुआ हाईकमान अपने आप में बहुत बिखरा हुआ है, ऐसी बातें कही जाती हैं। अंदर खाने जो भी चल रहा है, इसके बारे में ये कह सकते हैं कि सब कुछ ठीक तो अभी नहीं है। आने वाले दिनों में ऐसा कहा जा रहा है कि फरवरी में एक बहुत बड़ा कांग्रेस का अधिवेशन होने वाला है, या तो नीमराना में होगा या फिर राजस्थान के जैसलमेर में यह अधिवेशन होने वाला है, और एक बार फिर से कांग्रेस के नए अध्यक्ष, अगले अध्यक्ष राहुल गांधी बनने वाले हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? ये है चर्चा, आपका सही कहना है, और जल्दी इसमें एक निर्णय हो जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि आप फरवरी का तारीख अगर कह रहे हैं, हाँ। ये तारीख हम लोग के पास तो नहीं आई है, लेकिन फरवरी महीना जरूर चर्चा में है और ये निर्णय होना चाहिए। मेरा मत है कि राहुल जी को चुनाव होगा, मैं मत जरूर राहुल जी को दूंगा। इसका मतलब यह है कि यह मेरे चैनल के लिए एक ब्रेकिंग न्यूज है कि फरवरी में कांग्रेस का बड़ा अधिवेशन हो सकता है। यह छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जी का कहना है, और उनके मत में राहुल गांधी ही अगले अध्यक्ष होने चाहिए। आप तो यह बात कह रहे हैं, लेकिन उनका क्या होगा? उन 36 लोगों का क्या होगा जिन्होंने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी और बाद में यह कह दिया गया था उन्हें लेकर के कि ये लोग बीजेपी की लॉबिंग कर रहे हैं? उनकी नाराजगी का क्या होगा फिर? ये 23 वरिष्ठ लोग थे जिन्होंने इसी मत को रखा था कि एक निर्णायक बात अब आ जानी चाहिए कि कांग्रेस के लीडरशिप को लेके अगर सोनिया जी की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं रहती, ये भी संकेत मिलते हैं कि दूसरे अध्यक्ष सामने आएंगे। हाँ जी। किसी को बनाना या किसी को नहीं बनाने पे कमेंट नहीं किया था, अनिश्चितता की स्थिति को खत्म करने की बात उन लोगों ने कही थी। लेकिन आपको लगता नहीं कि राहुल गांधी अगर दोबारा से अध्यक्ष बनेंगे तो वही बात फिर से आ जाएगी? राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया, राहुल गांधी ने इस्तीफा कबूल किया, राहुल गांधी ने का इस्तीफा मंजूर हो गया, और 2 साल के बाद में राहुल गांधी का इस्तीफा फिर से वापस हो गया और राहुल गांधी ने ही फैसला कर लिया कि राहुल गांधी अध्यक्ष बन जाएंगे। यानी अपील, वकील, दलील, हर एक चीज में सिर्फ और सिर्फ वन मैन शो। अगर ऐसी बात होती तो राहुल जी, जिसको आपने कहा इस्तीफा दिया, वो इस्तीफा नहीं देते। ये भी देखना चाहिए कि जो कांग्रेस का परिवार है उसकी क्या भावना है। हाँ। आखिर 5 करोड़, 6 करोड़, 10 करोड़ सदस्य उसके हो सकते हैं। ये बहुमत नहीं है देश का। 132 से 137 करोड़ की आबादी में हम कांग्रेस के सदस्य 5 से 10 करोड़ ही हो सकते हैं। हाँ। लेकिन हमारी भी तो कुछ सोच है। हम भी जब फील्ड में जाते हैं तो ऐसे ही किसी का नाम लेके नहीं करते, किसी परिवार का हो या किसी व्यक्ति का हो, कोई ना कोई फीडबैक हम ग्राउंड से लेते हैं। लोगों के बीच में क्या भावनाएं हैं, लोग कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। आखिर हम अगर राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, वोट की जिसे राजनीति भी कही जाती है, वोटिंग के आधार पे हम चुने जाते हैं, तो लोगों का मत क्या है और कांग्रेस जनों की भावना को देख के भी हम अपना निर्णय लेते हैं। और आज की परिस्थिति में ये सच्चाई है कि राहुल जी को लोग पूरी तरह से कांग्रेस, आप ये तो कह रहे हैं कि राहुल जी को लोग पूरी तरह से कांग्रेस में स्वीकार करेंगे, लेकिन राहुल गांधी फ्यूचर लीडर हो सकेंगे या नहीं, इसे लेकर के भी कई शक पैदा होता है। क्योंकि अभी देखिए ना, किसान आंदोलन चल रहा है, 2 महीना होने को लगभग आ गया है, लेकिन जिस तरह से पॉलिटिकली हैंडल होना चाहिए था कांग्रेस की तरफ से, ये हैंडल नहीं हो पाया। इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि राहुल गांधी बीच बीच में इंस्टॉलमेंट में अपना संघर्ष दिखाते रहे। इंस्टॉलमेंट में एक बार प्रेसिडेंट से मिलने चले गए, इंस्टॉलमेंट में प्रियंका गांधी ने एक बार गिरफ्तारी दे दी, इंस्टॉलमेंट में उसके बाद फिर से एक रोड शो किया, इंस्टॉलमेंट में फिर जाकर के किसानों से मिले, लेकिन फिर से आते हैं, जाते हैं, गायब हो जाते हैं, पैराशूट पॉलिटिशियन बन करके रहते हैं। हाथरस में जहां पर वीडियो अपॉर्चुनिटी मिलनी होती है वहां तो पहुंच जाते हैं, लेकिन कोई स्थिरता, कोई स्टेबिलिटी नहीं है। तो आप क्या कहेंगे?
पैराशूट लीडरशिप कहना तो उनका अनादर है। और देखें, कांग्रेस ये जो किसान आंदोलन के लिए आपने कहा, हम लोग भी इसके बारे में देखते रहे, हम लोग भी इसको फॉलो करते रहे। बल्कि मैं भी एक दिन फास्ट रखता हूँ, हर मंगलवार को पूरे दिन मैं फास्ट रखता हूँ उनकी सॉलिडेरिटी में। कारण क्या है कि मैं भी वहां पर क्यों नहीं पहुंचा? टोटल फीडबैक यही है कि किसान जो वहां पर आंदोलनरत हैं, वो किसी राजनीतिक दल की उपस्थिति वहां पर नहीं चाहते। तो हम दूसरे के घर में अपने आप ऐसे चले जाएं, दूसरे के घर में प्रवेश कर जाएं, बिन बुलाए मेहमान टाइप हम हो जाएं, ये कांग्रेस ने परहेज भर रखा है। बाकी कांग्रेस ने जिस स्वरूप में किसान बिल आया है, उसका पहले दिन से विरोध किया था, पार्लियामेंट में भी किया था, पार्लियामेंट के बाहर भी किया था। जिस तरीके से लाया गया, जो उसका कंटेंट है, वास्तव में ये किसान बिल नहीं, ये व्यापार बिल है। और यही कारण है कि आज देखें, कांग्रेस इसको नहीं उठा रहा। कांग्रेस उठाएगा तो कहेंगे कि ये कांग्रेस पार्टी कर रही है, भाजपा जो भी करेगी वो कांग्रेस कर रही है। आज किसानों ने उठाया है और ये कह के कि आंदोलन हमारा है, हम नहीं चाहते कि इसमें राजनीतिक कोई रंग आए, हम इसको उठा रहे हैं। और आप कह रहे हैं, हमारा है कि आप कह रहे हैं कि आप नहीं चाहते कि इसमें किसी भी तरह का कोई राजनीतिक रंग आए, मरेंगे या हम मतलब इसको वापस ले पाएंगे। आपके कहने का मतलब और आपका इशारा यह है कि किसान किसान है, किसान किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन बार बार क्यों सिख फॉर जस्टिस के साथ में किसानों को जोड़ा जा रहा है? और अभी सबसे नई खबर यह है कि 20 से ज्यादा लोगों को एनआईए ने समन कर लिया है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो आंदोलन से भी जुड़े हैं और एसएफजे के साथ भी जुड़े हैं। एसएफजे ने बहुत बड़ा षड्यंत्र बनाया है और फंड रेजिंग की जा रही है यूके में, कनाडा में, इटली में और पाकिस्तान में, और एनआईए के पास में ये इनपुट है। तब आप कैसे कह सकते हैं कि ये किसान हैं और किसी भी संगठन से जुड़े हुए नहीं हैं? देश में कितने लोग कितने राजनीतिक दलों में होंगे जिनके बारे में कई प्रकार की बात की जाती है। और मैंने ये भी देखा कि कई आंदोलनों में अब जो काम करने की पद्धति है, सरकार की काम करने की जो पद्धति है, और हो सकता है कि सभी सरकारें अपने अपने तरीके से ऐसा करती हों, कि इस आंदोलन को या किसी भी आंदोलन को हम समाप्त कैसे करें। और उसमें अगर हम एक्स्ट्रा लीगल या एक्स्ट्रा पॉलिटिकल तरीके भी अपनाते हैं, तो उनमें ये भी बातें फिर सामने आती हैं कि उनको डिस्क्रेडिट करिए, कि जो इतने दृढ़ता से वहां बैठ के आंदोलन में भाग ले रहे हैं, इस आंदोलन को हमको अगर तोड़ना है तो हम कैसे तोड़ें। कुछ लोगों का ये तरीका हो सकता है सोचने का कि इनको डिस्क्रेडिट करिए, और हर चीज में कोई ना कोई इस प्रकार की बात आ जाती है, ये एंटी सोशल हैं, ये एंटी नेशनल हैं, ये देश के हित के खिलाफ हैं, इनके साथ दो लोग ऐसे जुड़े हुए हैं जिनका कनेक्शन किसी और से है। तो जब हम पार्लियामेंट में चुन के आते हैं, विधानसभा में चुन के आते हैं, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उस पर कभी सवाल नहीं उठते उतने कि 302 के मामले वालों भी हैं, 376 के मामले वाले भी हैं, अन्य प्रकार के मामले वाले भी लोग आते हैं। उस समय ये बात नहीं आती। अब जब एक गले की हड्डी जैसा एक आंदोलन हो गया कि इतनी दृढ़ता से किसान वहां पर डटे हुए हैं, तो वो हजारों की या लाखों की संख्या में है, उसको हम कमजोर कैसे करें। तो उसमें ऐसे कुछ पॉइंट्स को सामने लाइए कि आंदोलन ये डिस्क्रेडिट हो सके, कम से कम पब्लिक के नजरिए में, आम जनों के नजरिए में, जो हम आप टीवी से देख रहे हैं, खुद जाके वहां नहीं देख रहे हैं आखिर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो ये काम करने का सियासत का भी एक तरीका होता है। सियासत का अगर एक तरीका ये होता है काम करने का, तो इसी सियासत के एक तरीके ने एक नए नाम को जन्म दिया है पिछले कुछ दिनों में, और ये नया नाम है असदुद्दीन ओवैसी का। एक जमाने में ये कहा जाता था कि कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक है टीएस सिंहदेव जी, दलित और मुसलमान। लेकिन आज इसी दलित और मुसलमान में सेंध लगाने की कोशिश में ओवैसी कर रहे हैं। बिहार के बाद पश्चिम बंगाल पर नजर है, यूपी पर 2022 के लिए नजर है, और उनका यह कहना है कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक AIMIM को स्थापित करेंगे। ऐसा क्यों है कि वक्त की नजाकत को समझा नहीं गया, दीवार पर लिखी इबारत को समझा नहीं गया, और कभी कमजोर क्षेत्रीय क्षत्रपों के जरिए होती गई कांग्रेस और कभी कमजोर होती गई असदुद्दीन ओवैसी जैसों की वजह से। क्या ये लोग चैलेंज हैं या फिर नहीं? और अगर ये चैलेंज है तो आने वाले दिनों में राहुल गांधी की अध्यक्षता में निपटा कैसे जाएगा, अगर राहुल गांधी नीमराना या जैसलमेर के अधिवेशन में दोबारा से अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं तो? कांग्रेस का जो स्वरूप रहा, जो मैंने शुरू से महसूस किया, वो इंक्लूसिव रहा। ये एक ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड मूवमेंट या ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड पार्टी उस हद तक नहीं रही जैसा स्ट्रक्चर हमने कम्युनिस्ट पार्टियों में देखा या भारतीय जनता पार्टी में देखा। आरएसएस तो उनके सीधे तौर पे नहीं जुड़े हैं।
आए हुए लोगों को ही सामने लाके पेश करना। हालांकि हाल में बीजेपी ने दूसरे दलों के लोगों को भी अपना के और उनको मौका दिया जिनका व्यक्तिगत इन्फ्लुएंस है। और आपने सही कहा, कांग्रेस एक विचारधारा और उस ओपन विचारधारा के साथ में जो प्रभावशाली लोग अलग अलग क्षेत्र में थे, उनको जोड़ के आजादी के पहले भी मूवमेंट चलाया और आजादी के बाद भी उसी तरह से कांग्रेस चलती करें। तो लोगों ने क्या तर्क उस सामने रखा था कि कांग्रेस को 40% वोट मिलते हैं लेकिन वो बहुमत में आ जाती है, 60% वोट तो दूसरों को चले जाते हैं। ठीक है। तो कांग्रेस को हराने का एक सरल तरीका है कि सब एक हो जाओ, तो कांग्रेस का 40% अल्पमत हो जाएगा, हम जीत जाएंगे। कई कारण आए, हुआ भी कुछ ऐसा कि कई लोग जुटे, कई लोग मिले और जनता पार्टी का गठन हुआ। कांग्रेस की हार हुई उस समय और जनता पार्टी की जीत हुई, एक नई सरकार बनी। ज्यादा समय नहीं चल पाई, अपने जगह एक बात है। लेकिन ये घटना के बाद में आप उसके बाद से अगर देखें तो ये गठबंधन की राजनीति चालू हो गई, खंडित भी होने लगी, पार्टियां अपने आप में छोटी भी होने लगी और बिना रीजनल पार्टी के कोई सामने नहीं आ पा रहा था। आज कांग्रेस की स्थिति में हम कहते हैं कि 51 वोट हैं। एक समय आया था जब बीजेपी के पास 2 सीटें थी, 2 सीटों से वो आज 300 प्लस में पहुंचे हैं। उन्होंने अपना एक एजेंडा अपनाया कि भाई हम किस एजेंडा को लेके चले। पहले गौ माता वाली बात चलती थी और बातें चलती थी। उन्होंने राम जी का नाम लेके उन्होंने एक समूह बनाया, एक मूवमेंट बनाया और अंततः लेकिन 2 सीट से बढ़ते बढ़ते आज 300 से ऊपर सॉरी कि मुझे माय अपोलॉजीज कि मुझे आपको रोकना है। पड़ रहा है टी.एस. सिंहदेव जी, मुझे रोकना पड़ रहा है क्योंकि आपने प्रभु श्री राम का नाम लिया है। लेकिन आपको लगता नहीं कि ये हिस्टोरिकल ब्लंडर खुद ही कांग्रेस ने थाली में सजा करके किया है? भाई ताला किसने खुलवाया? शिलान्यास की इजाजत किसने दी? उस जमाने से लेकर के अभी तक शाहबानों को टैकल करना था। रामायण किसने शुरू कराई? और रामायण शुरू कराने से लेकर के शिलान्यास तक, शिलान्यास से लेकर के रथ यात्रा तक और रथ यात्रा से लेकर के 6 दिसंबर 1992 तक अगर ये नौबत आई, आपको लगता नहीं कि इसकी जड़ में कांग्रेस ही है और कांग्रेस ने ही थाली में सजा करके सब कुछ दे दिया? थाली में सजा के देने वाली बात तो नहीं है, लेकिन जब आप लंबे समय तक काम करते हैं तो आप कह सकते हैं कि अंग्रेजों ने सजा के हिंदुस्तान को आजादी दे दी। आप कह सकते हैं कि दूसरे समूहों ने सजा के दूसरे दल को दे दी। कहीं एक पार्टी जीती तो हम ये कहेंगे कि दूसरी पार्टी ने उनको सजा के दे दिया। कहीं ना कहीं कारण तो होते हैं कि बदलाव आता है। अगर कुछ राज्यों में भाजपा जीत रही है जहां वो नहीं जीती, तो हम त्रिपुरा में कह देंगे कि भाजपा के तो 2% वोट नहीं थे, आज वहां कांग्रेस के 2% वोट हैं, तो कुछ ऐसा आपने उनको सजा के दे दिया। कहीं कांग्रेस जीत के आ गई तो छत्तीसगढ़ में हम ये कह सकते हैं कि भाजपा ने सजा के दे दिया। वास्तव में इतना सिंपल नहीं रहता, बहुत डायनामिक रहती हैं ये बातें और परिणाम जो रिजल्ट आते हैं वो इस प्रकार के आते हैं कि आज किसी को लोगों ने मौका दिया है काम करने का, कल के दिन वो दूसरे को देंगे। ठीक है। आज कोई है तो कल दूसरा आएगा। ये भी एक सत्य है जो कि टलेगा नहीं। एक अब मैं चूंकि साल तक, सैकड़ों साल तक रहे, ऐसा नहीं होता। मैं लेकिन और समय के हिसाब से उस समय परिस्थिति बनी, जैसे आपने कहा, एक परिवर्तन आया और ये सतत। जी टी.एस. सिंहदेव जी, लेकिन मैं अपने बातचीत के एकदम कंक्लूडिंग पार्ट में हूं, इसलिए आपसे ये पूछना चाहूंगा कि कांग्रेस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे का मुकाबला करने वाली शख्सियत कौन है? गृह मंत्री अमित शाह के चेहरे का मुकाबला करने वाली शख्सियत कौन है? यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे का मुकाबला करने वाली शख्सियत कौन है? जो इतने बड़े बड़े चेहरे हैं, जिन्होंने अपना जनाधार पाकर के मजबूती साबित की है, मैंडेट के आधार पर अपनी मजबूती साबित की है, इनका मुकाबला करने के लिए कांग्रेस का कोई एक चेहरा बता दीजिए आज की तारीख में जो लगे कि हां ठीक है, इनके मुकाबले बिल्कुल ठीक बराबर की स्थिति में खड़े होते हैं। आप देखिएगा नरेंद्र मोदी जी के सामने राहुल गांधी जी उभरेंगे और सोशल मीडिया और मीडिया 2014 में नहीं उभरे, 2019 में नहीं उभरे, कैंपेन चलाया गया, यूपी में नहीं उभरे, परिस्थिति बनी, वही राहुल गांधी जी अब पश्चिम बंगाल में कहीं नजर नहीं आ रहे। हर व्यक्ति ने उनको अपना रखा था। जी, कहां उभर कहां पाए? आप कह रहे हैं कि उभरेंगे, कहां उभरे? 2014 में नहीं उभरे, 2019 में नहीं उभरे, यूपी में नहीं उभरे, उत्तराखंड में नहीं उभरे, गुजरात में नहीं उभरे, मध्य प्रदेश में नहीं उभरे, कहां उभरे? नहीं उभर पाए। अगर कहीं पर कांग्रेस वाकई में कुछ कांग्रेस ने अच्छा किया है तो आप जैसे नेताओं की वजह से किया है, जिन्होंने जमीन पर काम किया है, जो ये जानते हैं कि जमीन का काम क्या होता है, जो ये जानते हैं कि जमीन से जुड़ करके कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ रहना क्या होता है। टी.एस. सिंहदेव जी, दिल पर हाथ रख करके आप भी बताएं ये बात और ईमानदारी से बताएं। हम लोग का
व्यक्तिगत तौर पे हम लोग का थोड़ा योगदान हो सकता है, लेकिन अगर कोई युवा ये माने कि उनके सीनियर्स का कोई योगदान उनके जमीन में नहीं रहता है, तो घमंड वहीं से चालू होता है। ये एक स्ट्रक्चर है, एक परिवार है। वो जी। परिवार का कोई एक व्यक्ति जब किसी समय सफल हो जाए, आज मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, मैंने सेंचुरी मार दी, मैं कहा कि मैंने ये मार दी, बाकी टीम के किसी लोग का, किसी का योगदान ही नहीं है। जो सामने मेरे पार्टनर्स खड़े होके जिन्होंने भागीदारी अपनाई, उनका कोई योगदान नहीं है। जो टीम है, जो लेकिन हमारे राहुल कोच गांधी हैं, हिट विकेट जो कर हमारे देते हैं ना ट्रेनर टीएस सिंहदेव हैं, जी। उनका कोई योगदान राहुल नहीं। गांधी हिट विकेट करा देते हैं बहुत बार। सेंचुरी भी बनाते हैं, हिट विकेट भी कराते सेंचुरी हैं। अभी तक जब दिखी नहीं सफलता मुझे। मिलती है तो उनके नाम नहीं चढ़ती, सेंचुरी जब अभी तक मुझे सफलता दिखी मिलती नहीं है तो उनके नाम उनका पे। हेलीकॉप्टर शॉट नहीं दिखा मुझे अभी तक फ्रंट फुट पर आकर के खेलते हुए दिखे नहीं, और इसीलिए पूछ रहा हूं मैं। आप देखें, पंजाब में आखिर जीते, मैं गिनाऊंगा तो लगेगा कि कुछ जगह गिना रहे हैं। उसके पहले पंजाब में कैप्टन बाद साहब में की वजह हम, से जीते, राजस्थान में गहलोत जी की वजह से जीते, छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव जी की वजह से झारखंड में जीते। भी गठबंधन में आए, छत्तीसगढ़ में आए, मध्य प्रदेश में आए, राजस्थान में आए, आज महाराष्ट्र में भी गठबंधन लेकिन राहुल गांधी की वजह से नहीं आए। गवर्नमेंट में है। टीएस सिंहदेव गुजरात जी, में टीएस सिंहदेव जी अगर छत्तीसगढ़ में भी आए तो टीएस सिंहदेव जी की वजह से आए, बघेल जी की वजह से मोदी आए। जी हैं, आपने दोनों नाम लिए थे, मोदी जी का भी और गृह मंत्री जी का भी। आखिर उन्हीं के राज में कांग्रेस ने कितना टक्कर दिया था, करीब करीब गवर्नमेंट पलट गई थी, वहां बीजेपी की गवर्नमेंट टक्कर और गिर गई सरकार थी, बनाने में फर्क होता हार है। गई थी करीब करीब। टक्कर तो और ये सरकार संघर्ष बनाने में है, फर्क होता है। चलता है। देखिए, अंततः जो सफल होता है, सब चीज उसी की बात होती ली जाती है। जीतने वाले की कमी हम अक्सर आप देखिए कि कमी हम नहीं निकालते। वो तो जीत गया तो जीत गया, समय है, ये बदलेगा। ठीक है, उम्मीद ये करते हैं कि आपके लिए समय बदले, आपकी पार्टी के लिए समय बदले। टीएस सिंहदेव जी, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे हर एक सवाल का बहुत ही बेबाकी से जवाब देने के लिए।